आपके जागरण एक्सक्लूसिव न्यूज़। माफ़ी के साथ कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज आपके साथ सबके साथ साझा करनी है, मुझे लगता है कि मेरे को काफ़ी दूर से आना पड़ा, लेकिन मैं चाहता था कि मैं खुद आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल अभी पूरे प्रदेश में है और केवल ये कहकर कि संवैधानिक संकट था मुख्यमंत्री जी को बदला जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और हमारा मानना है कि ये पूरी तरह से इसमें कोई भी संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं थी। मैं आप लोगों के सामने एक ये कोर्ट का ऑर्डर रख रहा हूँ जो कि ये बिल्कुल साफ साफ कहता है, इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है, मीडिया के बंधुओं के साथ हम शेयर कर लेंगे, जो ये साफ साफ कहता है कि चुनाव कराए जा सकते थे, चुनाव हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण रहे जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्हीं कारणों का आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया पूरे प्रदेश भर के अंदर, जिसमें गंगोत्री सीट भी शामिल थी। उनके इंटरनल सर्वे ने दिखाया कि पूरे प्रदेश भर में केवल 15 सीटें उनको मिल रही हैं और जो गंगोत्री उपचुनाव है उसमें वो बुरी तरह हार रहे हैं। उसी जो पूरा सर्वे था उसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि गंगोत्री का चुनाव ना लड़ाया जाए, लेकिन डायरेक्टली ये बोलने की बजाय कि चुनाव हमें नहीं लड़ना है, उन्होंने इसका सारा ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग के सर पे फोड़ दिया, जबकि इन्होंने रिकमेंडेशन अभी तक चुनाव के लिए चुनाव आयोग को हुई नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि उनको पहले डिसीजन तो लेने दीजिए चुनाव आयोग को, उनको चुनाव आयोग को डिसीजन लेने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है पूरा की पूरा जो लोकतंत्र है, पूरा जो जनतंत्र है, उसके साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि आप हर दिन हर महीने मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, बिगर चुनाव कराए हुए ऐसे व्यक्ति पिछले 4 महीने से इस प्रदेश में शासन कर रहा है जिसको जनता का मैंडेट हासिल नहीं था, और आज वो खुद मान रहे हैं कि हमारे पास मैंडेट नहीं है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा लोकतंत्र के साथ क्या मजाक हो सकता है कि 57 सीट के भारी बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार में भी आप 3-3 मुख्यमंत्री दे रहे हैं, और हो सकता है कि 4 मुख्यमंत्री भी दे दें क्योंकि अभी 8 महीने बचे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से। पहले एक मुख्यमंत्री दिया गया जिसको हमने कहा कि 0 वर्क सीएम है, और प्रदेश की जनता ने भी माना, और साथ ही साथ जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व था उसने भी माना कि ये पिछले 4 साल इस मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की जनता के खराब किए। उसके बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाया गया जिसके पास इस प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपनी जनता के लिए ना कोई विजन था, ना कोई रोड मैप था। वो पूरी तरह से आप देख रहे हैं तो उनके बयानों से झलकता था कि उनकी पूरा इंटरेस्ट है वो महिलाओं के कपड़ों के प्रति, महिलाएं कैसे कपड़े पहन रही हैं, महिलाओं के क्या एस्पेक्ट है उस पर रहा, और 4 महीने शासन करने के बाद उन्होंने अचानक एक इस्तीफा दे दिया। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में एक इतना बड़े बहुमत होने के बावजूद एक स्थिर सरकार देने में असमर्थ है। स्थिर सरकार छोड़िए, वो एक मुख्यमंत्री देने में असमर्थ है, और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछले 20 सालों में 11वें मुख्यमंत्री थे। मतलब किसी भी पार्टी ने यहाँ पर एक स्टेबल सरकार देने की कोशिश नहीं की, जबकि एक अस्थिर सरकार में कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कभी विकास होगा, कोई काम की बात होगी, क्योंकि पूरे टाइम वो जो अपना जोड़ तोड़ नंबर गेम है उसमें ये सरकारें, ये पार्टियां लगी रहीं। अब स्थिति ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को उनके अंदर इतना गट्स नहीं है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार को एक चुनाव लड़ा सकें, एक विधायक जिता सकें, ऐसी पार्टी से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो अगले चुनाव में कैसे जाने वाली है, उनकी स्थिति क्या है। उनका इंटरनल सर्वे खुद कह रहा है कि हम 15 सीटें जीत रहे हैं। उनका ये मानना है कि अब जब हम एक विधायक चुनने की स्थिति में नहीं है, ये पार्टी एक विधायक नहीं जिता सकती। उपचुनाव में तो केवल एक ही सीट लड़नी थी जिसमें कि सारी की सारी एनर्जी वो डाल सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोठियाल जी का नाम हमने घोषित किया था और हमने चुनौती भी दी थी कि वो आएँ और चुनाव लड़ें, लेकिन उसके अगले दिन ही वो मैदान छोड़ के भागे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें ये देखने में आया कि केवल संवैधानिक संकट कहकर अपनी जान बचाने का काम इस मुख्यमंत्री ने किया है। इस पूरी स्थिति में आप देखेंगे कहीं पे भी कोई भी संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं है।
और अब हम भारतीय जनता पार्टी को पुनः चुनौती देते हैं कि वो चुनाव आयोग के पास जाए, एक बार कोशिश करे, उनको चुनाव कराया जा सकता है। संवैधानिक संकट की कोई स्थिति नहीं है, बिल्कुल सेम जो स्थिति है वो एक बार आई थी, जिसका मैंने कोर्ट के ऑर्डर्स का हवाला दिया आपको। चुनाव हो सकते हैं। बाकी मैं कर्नल कोठियाल से कहूँगा कि अपनी बात रखें। अभी कुछ दिनों से हम मतलब सभी को जानकारी है, कुछ दिनों से हम गंगोत्री विधानसभा उस इलाके में भ्रमण कर रहे थे। मकसद था हमारा कि ये जो हमारा प्लान है उत्तराखंड नवनिर्माण 2022 में, उस प्लान को कैसे हर जगह हर इलाके में हम थोड़ी ज़मीनी परिस्थितियों को समझ कर सकें। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि एक चीज़ हमें समझ में आई, क्योंकि जब हम भ्रमण कर रहे थे गाँवों में, जिस तरीके से लोग हमसे उम्मीदें कर रहे थे, जिस तरीके से लोग हमसे बातें कर रहे थे, महिलाएं अपने आप ही आकर के हमारी पार्टी के साथ ज्वाइन करनी शुरू हो गई उन इलाकों से जिनका कि लोग क्लेम करते थे कि ये बीजेपी स्ट्रांग है, ये कांग्रेस स्ट्रांग है। और उन्हीं के प्रधान और रिश्तेदार जब हमसे डिस्कस करने शुरू करा, उन्होंने कुछ हमसे उम्मीदें भी जताई, उन्होंने हमको सुझाव भी दिए। इस तरीके के सुझाव भी आए कि ये बिजली पानी क्या पहाड़ में से बह रहा है और आप लोग नहीं दे पा रहे। उस बीच में उन्होंने हमको ये भी बोला कि आप अगर तीसरा विकल्प आ सकते हैं तो हम सबको ना इसी की उम्मीद है। अब उसमें क्योंकि हम उस इलाके में घूम रहे थे तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार टेक्निकल सर्वे की ज़रूरत है, एक ह्यूमन सर्वे भी होता है। हमें उनकी बातों से, लोगों के जो रिस्पॉन्स थे, जो अलग अलग पॉलिटिकल जीते हुए प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, इनसे जो हमको इनपुट मिले, तो उसमें ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो इंटरिम चुनाव है उसकी तैयारी कर रही है गंगोत्री से। और उसमें मतलब इसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अधिकारीगण होते हैं वो लोग भी आकर के इस चीज़ का असेसमेंट कर रहे थे। क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ और पहले सब लोगों से जुड़ा हुआ था, मेरे से भी चर्चाएं करी गई। जब ये चर्चाएं हुई तो उसके बाद हमें समझ में आया कि हमें अरविंद केजरीवाल सर से जब बात करी तो कि हमें डिक्लेयर करना चाहिए कि हम इस चुनाव में लड़ेंगे अगर तीरथ सिंह रावत जी लड़ रहे हैं गंगोत्री से। उससे ना हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ रही थी। लोग हमको बोल रहे थे कि आप आकर के इस इलेक्शन में लड़ो, नहीं तो वहाँ पे भी जैसे दोनों बीजेपी और कांग्रेस, वहाँ पे तो बीजेपी का बिल्कुल ही अलग अलग ग्रुप्स बन रखे थे। अब इन चीज़ों को जब प्लान करके हमने ये डिस्कस करा और उसके बाद में ये डिसीज़न लिया। अब मेरे को नहीं पता कि ये कारण क्यों बने कि एक दिन के बाद में रिज़ाइन करने की बात आ गई। आपने पहले तो 4-5 महीने जो आप जितना भी टाइम रहे, पहले तो आपने जो एमपी की आपकी जो सीट थी उस जगह को खाली रखा। केंद्र में भी कहीं ना कहीं एमपी की जो सीट है उसको ज़रूरत होती होगी काम करने में, उसका केंद्र का क्यों ऐसा रवैया रहा। और उसके बाद में फिर अचानक ये रिज़ाइन वाली बात आ गई, ये कह के कि यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते। अगर कंडक्ट नहीं हो सकते थे तो फिर वो सर्वे क्यों हो रहा था वहाँ भ्रमण क्यों हो रहे थे? वो एक बड़ी लॉजिकल बात है जो समझ में आती है। आज अब आप रिज़ाइन कर रहे हैं, कोविड की लहर आने वाली है, पहाड़ों में इसका इतना असर नहीं होता, लेकिन आज पहाड़ भी चिंतित है थर्ड वेव से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहली वेव हमने झेल ली, दूसरी वेव झेल ली, तीसरी वेव पता नहीं किस तरीके की आएगी। उस वेव की जगह सबके सब दिल्ली में बैठे हुए हैं। पिछली बार सबको पता है सेकेंड वेव आई थी, कई बार मेडिकल किट क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्रियों के चेहरे चेंज होने थे। अब अगर इस तरीके की चीज़ है तो मतलब मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम उत्तराखंड वाले हैं, हम कहीं ना कहीं ठीक है पॉलिटिक्स की भी बात करती है जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, पार्टी के इंटरेस्ट भी होते हैं, पार्टी की एक थीम भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उत्तराखंड की थीम भी होनी चाहिए। आज बीजेपी कांग्रेस दोनों की दोनों पार्टियां, मतलब उनके जो सर्वश्रेष्ठ जिसको बोलूँगा जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे दिल्ली में बैठे हैं, डिस्कशन दिल्ली में चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं केंद्र की तरफ से। तो कैसे उत्तराखंड की हम बात करें कि अगले वाले जो सीएम आएंगे वो क्या करेंगे? मतलब हमें दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से इस उत्तराखंड के नवनिर्माण में एंटर कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह, और जिस तरीके का अभी हम फ्यूचर में जो प्लान लेकर के चल रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि क्या है ये पार्टी बोल रही है फ्री बिजली फ्री पानी, पता है महिलाएं जो असली रीढ़ की हड्डी है पहाड़ में, उनका पॉइंट ही है कि हमारे पंखे खड़े हुए हैं, पंखे हड़ताल में हैं, इसलिए हड़ताल में क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। कहते हैं कि यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, सबसे ज़्यादा टिहरी डैम से जो बिजली जनरेट होती है उसी के सामने वो गंगा का सबसे बड़ा जो रिजर्वायर है गंगोत्री घाटी से वो गंगा निकलती है। वहाँ पे हर किसी की डिमांड है कि दिल्ली में
अगर उत्तराखंड और दिल्ली को कंपेयर करा जाए तो उत्तराखंड और दिल्ली की जनसंख्या तकरीबन बराबर होगी। अगर उसको कंपेयर करा जाए ज़मीन के हिसाब से तो शायद उत्तराखंड और दिल्ली की ज़मीन की जो आपस में वो है वो तकरीबन बराबर होगी। बजट को कंपेयर करी जाए तो दोनों के बजट तकरीबन बराबर हैं। रेवेन्यू जनरेशन के तरीके हैं वो शायद उत्तराखंड में ज़्यादा हैं, दिल्ली में भी रेवेन्यू जनरेशन के तरीके उत्तराखंड से कम हैं, सिवाय इसके कि फैक्ट्री शायद वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है या जीएसटी ज़्यादा होगा। वो कर सकते हैं बिजली 200 यूनिट फ्री, और यहाँ पे जो बिजली जनरेट हो रही है जो कि हमने यूपी के हवाले कर दिया पूरा का पूरा, ये जो टिहरी डैम है उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये अपना बिजली नहीं दे पा रहे। तो इस बार मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भावना के साथ में ये बोलने की कोशिश करी कि कम से कम आप ये तो देखो कि हमारे को जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, हेल्थ और एजुकेशन तो कहते हैं तुम्हारा मॉडल है ही, वो तो करोगे, पर ये बिजली वाली बात क्यों नहीं तुम कर रहे हो कि हमको समझाओ कि तुम कैसे करोगे और इसको लेकर के आओ यहाँ पे। तो ऐसी समस्याएं देखने के बाद हम पक्का एक अच्छे मोटिवेट होकर के आ रखें, और आने वाले टाइम पे अभी आम आदमी पार्टी उसी मकसद को, जो कि पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक मतलब क्रिकेट मैच बना दिया है, आज ये जीतेगा कल ये जीतेगा, तो उसको हम बीच में जाकर के और नवनिर्माण की परिभाषा को साबित करेंगे। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। हमने देखा कि अभी कांग्रेस ने एक पीसी की जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी ने खुद ही अपने मुख्यमंत्री हर कार्यकाल में बदले हों, पिछले कार्यकाल में आपने देखा था कि 2-2 मुख्यमंत्री रखे थे, और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हर टर्म में लगभग 2-3 मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कांग्रेस तो वो नैतिक आधार ही नहीं है कुछ उनका बोलने का कि वो मुख्यमंत्री पे कुछ बोले। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्रियों को बदलने की फैक्ट्री बना रखा है इस प्रदेश को, और हर 6 महीने में हर एक साल में एक मुख्यमंत्री ये बदल देते हैं, ये पूरी प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है। और जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड की जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को चुनती है, और इस उम्मीद के साथ चुनती है कि 5 साल एक व्यक्ति नेतृत्व करके उसको विकास की नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व और उसके आपस के झगड़ों के बीच में गुटबाजी के चक्कर में हर 1-1.5 साल के बाद आप देखेंगे तो लगभग सीएम बदलते हैं इस प्रदेश में। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, और मुझे लगता है कि इस विषय पे कांग्रेस कहीं स्थिति में है बोलने की। आप लोगों को कुछ सवाल हो तो हम ले सकते हैं। सरकार ये दावा कर रही थी कि तीसरी लहर की तैयारी सरकार ने कर ली है, अब मुख्यमंत्री बदल गए, तो आपको क्या लगता है तीसरी लहर की तैयारी? देखिए, मुझे लगता है कि तीसरी लहर की तैयारियों की बात छोड़ दीजिए, तीसरे मुख्यमंत्री की जरूर तैयारियां हो रही हैं। हमारा ये मानना है कि जिस समय पूरा प्रदेश दवाइयों के, डॉक्टरों के, ऑक्सीजन के अभाव में इस प्रदेश के लोग मर रहे थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता की जरूरत नहीं थी, कोई इनका मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई विधायक चिंता नहीं कर रहा था। लेकिन जब मुख्यमंत्री की सीट की बात हुई तो ये 3 दिन तक चिंतन शिविर में बैठा रहे कि इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा की पूरा फोकस इस बात पे है कि मुख्यमंत्रियों को कैसे शफल किया जाए। तीसरी लहर से उनका कोई मतलब नहीं है कि लोग मरें, इस बात से उनका कोई मतलब नहीं है, लोग ऑक्सीजन ना मिले, इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरा के पूरा उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि मुख्यमंत्री कैसे बदले जाए। और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अब फिर एक मुख्यमंत्री ला रहे हैं, और अगर वो एमएलए नहीं हुआ तो हो सकता है इस प्रदेश को चौथा मुख्यमंत्री भी देखने को मिल जाए। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि हर 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आप एक मुख्यमंत्री बना देते हैं, और इस प्रदेश को इन्होंने फैक्ट्री, सीएम बदलने की फैक्ट्री बना के रखी है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं कर रहे? क्या आपको लगता है कि सिंह रावत की स्थिति के पीछे भाजपा का एक प्लान है या रणनीति है कि ममता बनर्जी को बंगाल में किया जाए, वो भी किसी तरह की तरफ से नहीं है? देखिए, बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। उनको 5 साल का कार्यकाल उनके पास बाकी है, उस बात से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो उनको चुनाव नहीं कराने तो संवैधानिक संकट तो वहाँ होगा कि 6 महीने तक सीट खाली नहीं रख सकते। यहाँ बिल्कुल परिस्थितियाँ अलग तरीके से हैं। मैंने आपको कारण बता दिया कि तीरथ सिंह रावत जी को जो इस्तीफा देने का मुख्य कारण यह है
कि जिस सीट से वो लड़ना चाहते थे, गंगोत्री सीट से, उस सीट पे उन्होंने एक सर्वे कराया जिस सर्वे के नतीजे दिखाते हैं कि वो इस चुनाव को बुरी तरह हार रहे थे और किसी भी हालत में वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इस चुनाव को हारा जाए, क्योंकि उसका असर फिर पूरे प्रदेश में होता। उससे बचने के लिए फिर तय किया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन फिर उसमें फेस सेविंग के लिए सारी की सारी बात चुनाव आयोग पे डाल दी गई, जबकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं कि वो चुनाव नहीं कराना चाहते। पूरी तरह से वो चुनाव करा सकते हैं, संवैधानिक रूप से इस प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं, संवैधानिक सरकार बनाई जा सकती है। उसके जो सबूत हैं मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके बीच में रखे हैं। संवैधानिक संकट की कोई स्थिति नहीं है। हम आज भी अपनी बात पे कायम है कि इस प्रदेश में चुनाव होके एक मुख्यमंत्री को चुना जा सकता है, और मैं तो बल्कि उनको चुनौती दूंगा कि वो गंगोत्री में चुनाव कराएं और वहाँ से एक बार चुनाव लड़ें। सर्वे इंटरनल है या इससे कराया? ये देखिए, ये भाजपा के लोगों को बताना पड़ेगा, लेकिन आपके सोर्सेज हैं तो हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सोर्सेज हैं। तो हमने उनसे कारण जाना कि भाई 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया जो आप मुख्यमंत्री हटा रहे हैं। 4 महीने में ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई कि वो चुनाव में आपने जिस मुख्यमंत्री को चुना और उसको 4 महीने के बाद हटाने की स्थिति आ गई। तो उन्होंने कहा कि हारने से अच्छा है कि चुनाव ना लड़ा जाए। जो उनके अंदर एक हार का डर था, मेरा ये मानना है कि ऐसी पार्टी जो कि इस प्रदेश को एक मुख्यमंत्री नहीं दे सकती, वो क्या मूल्य के 2022 के चुनाव में लोगों के बीच में जाएगी, क्या कहेगी लोगों के बीच में जाके। काम भी नहीं है, चेहरा भी नहीं है, क्या वो कहने वाले हैं, देखने का विषय होगा कि जनता के बीच में जाके उनके पास क्या रखते हैं इस बात को कि हम तो काम भी नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री भी नहीं दे पाए। और जो पार्टी एक विधायक चुनने की स्थिति में नहीं है, जिसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री को कोई चुनाव जिता के ला सके, मुझे लगता है कि वो चुनाव लड़ने का अपना नैतिक जो वो है वो भी खो चुके हैं। सियासी आपदा में क्या आम आदमी पार्टी अपने लिए कोई अवसर देख रही है? देखिए, आपदा में अवसर खोजने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जैसा आप कुंभ में लगातार देख हम राजनीतिक दल हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, राजनीतिक धर्म है कि जहाँ जहाँ सरकारें गलत काम करें, जहाँ जहाँ पर सरकारें कुछ गलत करें, उसको पिन पॉइंट किया जाए, उसको जनता के बीच में रखा जाए, उसके ऊपर आंदोलन किए जाएं। मुझे लगता है कि एक अच्छे विपक्ष का जो धर्म है वो यही है। और इस पूरे प्रदेश में आप ये मानेंगे कि अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है, विपक्ष का धर्म कोई निभा रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी है। विपक्ष की भूमिका जिसको निभानी चाहिए थी वो इस पूरे चुनावी परिदृश्य से बिल्कुल बाहर है। और यहाँ तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, वहाँ पर अभी एलओपी भी डिसाइड नहीं हो पाया है। पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं कि एक विपक्ष का नेता तय होना है, वो भी तय नहीं कर पा रहे। आपसी लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि अभी वो एलओपी का भी डिसीजन होने में मुझे लगता है कि 15-20 दिन और लगेंगे। जिस पार्टी की स्थिति ये है कि वो एक एलओपी नहीं जिता पा रहे, वो विपक्षी भूमिका क्या निभाएंगे। सर, क्या माना जाए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, भाजपा ने 7 मुख्यमंत्री जो है वो बदल दिए हैं, ऐसे में इन सब को लेकर जो है भाजपा आम आदमी पार्टी 2022 में जनता के बीच आएगी? बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि जो भी सरकारें गलती करेंगी, जो भी जनता के साथ धोखे करेगी, उसको हम जनता के बीच में एक्सपोज करेंगे, उनकी कमियों को जनता के बीच में रखेंगे और इस दृढ़ विश्वास के साथ रखेंगे कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत सरकार, एक मजबूत विकल्प के रूप में इस प्रदेश में आई है और बेहतर चेहरों के साथ, बेहतर विकल्प के साथ 2022 के चुनावों में हम जाने वाले हैं। थैंक यू।